हेलो जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो था हमारे आसपास के पदार्थ, इसका पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को अपलोड हो चुका है। आज इसका पार्ट 2 वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसका हमने पहला पार्ट आपको यहाँ तक देख लिया था, पदार्थ की तीनों अवस्था, ठोस, द्रव और गैस तक। ठीक है, अब हम लोग आज देखेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ठीक है, इस चीज को हम लोग देखेंगे इसमें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि कोशिश करना है आपको वीडियो को 1.5 के स्पीड में देख लेना है और बुक को एक बार बहुत अच्छे से जाकर थोरोली रीड करना है। और रीड करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि जाके रात में 9 बजे हमारा इसी टॉपिक से जो हम पढ़ा रहे हैं, होमवर्क दिया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको पढ़कर टेस्ट लगा लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जो डाउट होगा रात में आपको उसी ग्रुप में डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे क्या क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे, तो हम लोग दो चीज से जानते हैं कि पदार्थ अपनी अवस्था जो है ताप में परिवर्तन करके या फिर दाब में परिवर्तन करके चेंज कर सकता है। मतलब किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलना, अवस्था मतलब कोई अगर ठोस है तो उसको द्रव में बदलेंगे, कोई द्रव है तो उसको गैस में बदलेंगे, गैस है तो उसको द्रव में बदलेंगे, द्रव को ठोस में बदलेंगे। यही तो अवस्था का परिवर्तन हुआ। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं, करेंगे भी तो कैसे करेंगे। तो इसको देखिएगा कि किस कंडीशन में हम लोग पदार्थ की अवस्था को चेंज करते हैं। तो पदार्थ की अवस्था को चेंज करने के लिए सबसे पहला कारक है आपका तापमान। तो जब तापमान आया है तो तापमान के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं कि ताप को मापने की इकाई क्या है, डिग्री, डिग्री सेल्सियस है। ताप को मापने की इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ताप का एसआई मात्रक आपसे पूछेगा तो क्या होता है, केल्विन। और केल्विन को लिखने के लिए इसके साथ डिग्री, जैसे डिग्री सेल्सियस लिखते हैं ना, तो केल्विन के साथ डिग्री केल्विन लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ये के लिखाता है, केल्विन। आई बात समझ में। और आपको एग्जाम में क्या है कि तापमान का कन्वर्जन भी कभी कभी पूछ देता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 बराबर K-273/5। ये फॉर्मूला आपको कन्वर्जन, आपको एग्जाम में काम दे देगा। ठीक है, इसके आधार पे सेल्सियस से फारेनहाइट या फारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस, जैसे बोलेगा कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद है इसमें तापमान से कैसे पदार्थ का अवस्था बदलता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि टेम्परेचर से, अगर हम देखेंगे तापमान से कैसे पदार्थ का अवस्था बदलता है, तो दो कंडीशन में बदलता है। ये आपका ताप में हम अगर चेंजेस करें और दूसरा हम दाब में चेंजेस करें, मतलब टेम्परेचर से और प्रेशर में परिवर्तन लाएं तो उससे हमारा पदार्थ का अवस्था बदल जाता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर में लाने से कैसे होता है, तो आपको मालूम होगा कि जब हम, मान लीजिए कि मेरा ये बीकर में लिक्विड है, ठीक है, इसमें हम क्या किए, बर्नर से आग देकर टेम्परेचर दिए, तो ये क्या होता है, अभी ये नॉर्मल वाटर है और जब इसको हम टेम्परेचर दिए तो ये बॉयल होने लगा, बॉयल होकर ये सब वाष्प में कन्वर्ट हो गया। तो अभी ये लिक्विड था, द्रव अवस्था में था, फिर ये किस में बदल गया, गैस अवस्था में बदल गया। तो ये होता है टेम्परेचर से परिवर्तन लाकर। तो हमने पहला कंडीशन क्या देखा कि ताप में परिवर्तन लाएंगे, ताप में परिवर्तन लाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि टेम्परेचर के कारण कैसे चेंज हो रहा है। जैसे अभी आपको हम बोले कि एक हम बर्फ का टुकड़ा ले लिए, क्या लिए, एक बर्फ का टुकड़ा, इसको क्या किए, हम टेम्परेचर दिए, तो अभी ये सॉलिड में था, जैसे ही इसको टेम्परेचर दिए ये पिघल कर लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। तो टेम्परेचर देने से इसका अवस्था बदला कि नहीं, ये सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। तो यही चीज है, टेम्परेचर में परिवर्तन लाने से क्या होता है कि आपका वो अवस्था बदलता है। यही हम आपको चीज समझाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला आपको होगा कि टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, समझिएगा ध्यान से।
यदि हम मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या होगा, ये आप अभी मान लीजिए इस कंटेनर में क्या लिए, पानी लिए, और नीचे से इसको फ्लेम से आग दिए। तो फ्लेम से जब आग दिए, टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं, तापमान में वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे वाष्प होने लग रहा है, गैस में परिवर्तन इसका होने लग रहा है। तो गैस में परिवर्तन हो रहा है मतलब टेम्परेचर में वृद्धि किए, तो क्या हुआ, वो तापमान में वृद्धि करने से वो अवस्था बदलने लगा। तो इसी तरह का एक टर्म आप सुने होंगे, गुप्त उष्मा। सुने हैं गुप्त उष्मा? क्या होता है कि जब हम मान लीजिए ये पदार्थ है, जब इस पदार्थ का अभी भौतिक अवस्था है, इस भौतिक अवस्था से हम इसको चेंज करके कुछ दूसरा अवस्था में परिवर्तन कर दिए, तो इसके बीच में इसको चेंज करने में कुछ उष्मा तो लगा होगा, यही उष्मा कहलाता है गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा का डेफिनेशन पूछता है आपको एग्जाम में, क्या होगा, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाकर जो उसे परिवर्तित किया गया और उसको परिवर्तन में जो हमारा उष्मा लगा, यही है हमारा गुप्त उष्मा। या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को उसके अवस्था को बदलने के लिए जो उष्मा यहाँ लगा है, यही आपका कहलाता है गुप्त उष्मा। और गुप्त उष्मा का SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति केल्विन, सॉरी, जूल पर केजी होता है, जूल पर केजी होता है, केल्विन नहीं होता है। ठीक है, इसको याद नहीं रखिएगा, जूल पर केजी होता है। तो इसमें गुप्त उष्मा आपको टर्म आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, इसीलिए हम इसका चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या ये एनसीईआरटी बुक में आपका लिखा है। देख लीजिए क्या लिखा है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कण की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब कोई मान लीजिए सॉलिड है, उसका टेम्परेचर आप बढ़ाएं तो उसके कण में क्या होगा, गति आएगा, जो हम पिछला वीडियो में देखे। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण तेजी से कंपन करने लगेगा, तो उसमें उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच में आकर्षण बल को पार कर लेती है, और उनका आकर्षण बल जो मजबूत था वो कम हो जाता है, और वो अपने स्थान को छोड़कर स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। जब ऐसा कंडीशन आएगा, ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाएगा, और जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस द्रव में बदल जाता है, इसे हम गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो जब कोई भी सॉलिड पिघल कर लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, इस प्रोसेस को गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं या मेल्टिंग कहते हैं। तो एक चीज क्या याद रखेंगे कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलती है, इसे हम लोग गलनांक कहते हैं। और ये जो तीन अवस्था है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जो चेंजेस है, फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इसका हमने एक कंप्लीट वीडियो छोटा सा 7 से 8 मिनट का दिया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसका लिंक दे देंगे, कैसे अवस्था कन्वर्ट होता है, उस अवस्था के कन्वर्जन को क्या कहते हैं। जैसे पूछता है ऊर्ध्वापातन, आपको संघनन, तो इसका वीडियो हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, उसमें समय नहीं गंवाना क्योंकि वीडियो ऑलरेडी शूटेड है। ठीक है, तो समझिए ध्यान से, अब इस चीज को समझ लीजिए। एक एक राउंड हम आपको बोलते हुए चलते हैं। इसमें स्पेस कहीं दिया है, देखिए समझ लीजिएगा कि जब कोई ऐसा एक तापमान आएगा, ऐसा एक टेम्परेचर आएगा, जब वह द्रव किसमें बदल जाएगा, गैस में। तो जब द्रव गैस में बदलेगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक। आई बात समझ में। जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो इसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक। जिस तापमान पर कोई द्रव गैस में बदलता है वो इसका क्वथनांक कहलाता है। तो जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यही गैस जब हमारा द्रव में बदल जाता है, क्या होता है कि जब हम मान लीजिए कि बीकर में हम पानी गर्म किए तो वो वाष्प में बदल गया, कोई द्रव जो है वो गैस में बदल गया। तो गैस, मान लीजिए कि हम एक प्लेट लगा दिए उसके ऊपर, तो देखते हैं छोटा छोटा बूंद गैस का इस प्लेट के ऊपर चारों तरफ इस तरह से ऐसे बैठ जाता है। फिर जब इसको ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो फिर ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तो यही जब गैस द्रव में बदलता है, इस प्रोसेस को संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। आई बात समझ में। तो द्रव गैस में बदलेगा, गैस द्रव में बदलेगा, क्या कहलाएगा, तो द्रव का गैस में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाएगा, और
गैस का द्रव में बदलना आपका संघनन कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा और है इसमें जो आपको काम देगा। देखिए, जब कोई ठोस, शॉर्टकट में बता देते हैं, बाकी वीडियो में आपको दिया गया है। जब कोई ठोस द्रव में बदलता है, जब कोई ठोस द्रव में बदलता है, इस प्रोसेस को कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। और फिर जब ये द्रव ठोस में बदलेगा, जब ये द्रव ठोस में बदलेगा, इसको फ्रीज कहते हैं, जमना। ठीक है, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक। और द्रव का ठोस में बदलना क्या कहता है? जमना, फ्रीज। ठीक है, तो ठोस से द्रव क्लियर हो गया, गैस से द्रव क्लियर हो गया, और द्रव से गैस क्लियर हो गया। एक लास्ट आपका बच रहा है, कौन सा? एक बच रहा है आपका ठोस से गैस। ठोस से गैस। तो ठोस से गैस में कैसे चेंजेस होता है? तो जब कोई ठोस जो है आपका गैस में बदलता है, सीधे ठोस किस में बदल गया? गैस में। इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। जैसे कपूर, नेपथलीन, ये सीधे हवा में छोड़ देने से, पहले तो ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, जैसे ही हवा में छोड़ दीजिएगा इस कपूर को, ये सीधे गैस में बदल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। लेकिन जब किसी गैस को ठोस में बदल दिए, जब किसी गैस को ठोस में बदल दिए, तो इसको कहते हैं निक्षेपण। बहुत बार पूछा है एग्जाम में और फंसे हैं लोग। निक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। तो गैस जब ठोस में बदलेगा तो निक्षेपण, और ठोस जब गैस में बदलेगा तो ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। तो इसका कंप्लीट वीडियो आपको हम डाल दिए हैं, जाकर देख लीजिए, नहीं तो लिंक हम इसका डाल देंगे। ठीक है, इसमें समय गंवाना बेवकूफी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें आपको हम एक चीज और समझाना चाह रहे हैं। पहला चीज कि देख लीजिए, तापमान में वृद्धि करने से क्या हुआ, कैसे अवस्था बदला। और दूसरा, तापमान में कमी करने से, ये भी हमने देख लिया। नहीं देखे हैं, जब हम बोले थे कि बीकर में पानी को क्या किए, बीकर में पानी को हमने गर्म किया, बीकर में हमने पानी को क्या किया? गर्म किया, तो ये वाष्प में बदल गया। और जब वाष्प बदल गया, जैसे टेम्परेचर वृद्धि किया, तो ये द्रव गैस में बदल गया। और गैस जब द्रव में बदला, तो इसके चारों छोटे छोटे, ये जो वाष्प बदला, ड्रॉपलेट, छोटा छोटा बूंद जो है, जमा हो गया। अब इसी बूंद को हमने क्या किया? टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब ठंडा किए। टेम्परेचर कम मतलब ठंडा किए, तो फिर वो किसमें बदल गया? द्रव में बदल गया। तो यही है, तापमान में वृद्धि करने से और तापमान में कमी करने से पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन होता है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक हम और चीज बता देना चाहते हैं, ऊर्ध्वापातन में कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अमोनियम क्लोराइड एग्जाम्पल में सिर्फ हम लोग ऊर्ध्वापातन का एक दो ही जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड एक याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड याद रखिएगा, आयोडीन याद रखिएगा, आयोडीन याद रखिएगा, कपूर याद रखिएगा, नेफ्थलीन याद रखिएगा, और एक एंथ्रासाइनिन, एंथ्रासीन याद रखिएगा। इतना सारा एग्जाम्पल याद रखिएगा, ऊर्ध्वापातन से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये था तापमान में परिवर्तन करने से क्या होता है, चेंजेस देख लिया हमने। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? दाब में परिवर्तन करने से। देखिए, सारा कुछ लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। दाब में परिवर्तन करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब में जैसे ही आप वृद्धि कीजिएगा, समझ लीजिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि कोई गैस का कण है, तो गैस, मान लीजिए ये गैस है, इसके कण होंगे बीच में। जैसे गैस के कण के बीच में बहुत गैप बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए गैप ज्यादा होने से क्या होता है कि जो हम लोग सिलेंडर है, घर में हम लोग सिलेंडर लाते हैं, तो इस सिलेंडर में क्या होता है, पिस्टन को दबाकर इसमें संपीड़ित करके गैस को भरा जाता है। संपीड़ित करके मतलब दाब को कंप्रेस करके। तो दाब के बढ़ाने और तापमान के घटने से ये द्रव में बदल जाता है। दाब के बढ़ाने से, जैसे हम दाब बढ़ा दिए तो उसको क्या किए? कंप्रेस किए, और कंप्रेस कर दिए तो वहां पे टेम्परेचर घट गया। तो टेम्परेचर के घटने से गैस किस में बदल गया? गैस बदल गया आपको द्रव में। गैस किस में बदल गया? द्रव में। जैसे अमोनिया गैस को संपीड़ित तथा शीतल द्वारा ही द्रवित किया था, मतलब अमोनिया गैस को हम लोग कंप्रेस करके दाब बढ़ाकर ही उसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एक आपका इसका एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी को एक बार देख लीजिएगा। और जब हम सीधे दाब में कमी करते हैं, दाब में कमी मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको मालूम है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या? CO2 है। तो इसको हम लोग जब उच्च दाब पर संग्रहित करते हैं, मालूम होगा सबको, उच्च दाब पर इसको संग्रहित करते हैं,
तो क्या होता है कि जब हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को खुला हवा में, एयर में इसको छोड़ दिए, एयर में रख दिए, तो एयर में रखने से क्या हुआ कि जब वायुमंडलीय दाब में धीरे धीरे जैसे जैसे इसका टेम्परेचर घटा, सॉरी, इसका प्रेशर कम किए, तो प्रेशर कम करने से क्या हुआ, वो एक ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, हमारा वायुमंडलीय दाब जो होता है, उसके बराबर ये घट कर आ गया। तो क्या हुआ, दाब घटने से टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ने लगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ा? क्योंकि जब आप खुद सोचिए कि CO2 जो है, ठोस CO2, ये सीधे द्रव अवस्था में बदले बिना ही सीधे किस में बदल गया, गैस में बदल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तब तो। जैसे अभी आपने देखा कि ठोस को सीधे गैस में ऊर्ध्वापातन प्रोसेस देखा ना, तो ये द्रव अवस्था में तो आया नहीं, यहाँ पे द्रव में चेंजिंग हुआ नहीं, सीधे वो बदल गया किसमें, गैस में। तो यही यहाँ पर हुआ, ठोस CO2 जो था वो द्रव में बदले बिना ही सीधे किसमें बदल गया, गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ये होता क्यों है, क्योंकि हमने दाब को घटाया, तो दाब घटने से और तापमान के बढ़ने से ये भौतिक अवस्था में इसका परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल पूछेगा कि शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस CO2 सबको याद है। तो शुष्क बर्फ का दाब में कमी करने से, दाब में कमी करने से किसमें बदल गया, ये सीधे गैस में बदल गया। ये लाइन याद रखिएगा, ठोस CO2 को दाब में हम कमी कर दिए तो किसमें बदल गया, गैस में बदल गया। बाकी आप इसका एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कल फिर टेस्ट के बाद क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो एक आप प्रोसेस याद रखिएगा, इसमें दिया है या नहीं दिया, हाँ देखिए दिया है, ये इसको ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार हम समझा देते हैं। यही चीज आपको हम रिकॉल किए, ठोस जब द्रव में बदलता है, ये देखिए ठोस जब द्रव में बदला तो इसे क्या कहें, ठोस जब द्रव में बदला तो हम लोग इसे संगलन बोले ना, गलनांक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गलनांक भी बोल सकते हैं, या मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। और जब यही द्रव ठोस में बदला तो जमनांक, मतलब इसको फ्रीज भी बोले हम लोग, ठीक है। इसी तरह से द्रव जब गैस में बदला तो इसको वाष्पीकरण बोले या वाष्पन बोले, इवापोरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। और गैस को जब हम लोग ठंडा किए, टेम्परेचर कम किए, तो संघनन प्रोसेस होते हुए वो किसमें बदल गया, द्रव में। संघनन को इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। उसी प्रकार ठोस में जब हम टेम्परेचर दिए तो वो गैस में बदल गया, ये प्रोसेस कहलाया ऊर्ध्वापातन। और गैस जो है ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है, डिपोजिशन। इस प्रोसेस को याद रखिएगा, इस प्रोसेस का कंप्लीट वीडियो हम डाल चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो वाष्पीकरण जो है ना, एक चीज समझ जाइएगा, वाष्पीकरण का अर्थ समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे ये होता कैसे है। तो आप सोचिए, एक मान लीजिए कोई एक पदार्थ ले लिए, ठीक है, तो ये पदार्थ जो है इसका कुछ ना कुछ अवस्था होगा, तो ये बिना उष्मा, बिना उष्मा या फिर बिना दाब के परिवर्तन, ना तो हम उष्मा दिए ना ही दाब दिए, इन दोनों के परिवर्तन के बिना ही ये अवस्था में परिवर्तन हो गया पदार्थ का, यही प्रोसेस कहलाता है वाष्पीकरण। जैसे आप खुद देखिए कि तालाब है, इस तालाब में पानी है, यहाँ पे तो हम टेम्परेचर दिए नहीं, नॉर्मली क्या हुआ, हम कोई उष्मा भी नहीं दिए, ना ही कोई हम इसमें प्रेशर दिए, ना प्रेशर कम किए, तो एक समय आता है धीरे धीरे इसका पानी सूख जाता है, तो ये पानी जाता कहाँ, वाष्पीकरण हो जाता है। तो ऐसे तो पानी का क्वथनांक कितना है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो मिलता नहीं है, नहीं तो बहुत जल्दी ये वाष्प में बदल जाता। तो इसका डिफिनीशन ही होता है वाष्पीकरण का कि क्वथनांक से कम तापमान पर कोई द्रव सीधे बदल गया किसमें, वाष्प में परिवर्तन हो गया, इस प्रोसेस को ही वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब जितना उसको क्वथनांक का टेम्परेचर है वो नहीं मिला, उससे कम तापमान पर ही वो द्रव सीधे किसमें बदल गया, वो द्रव सीधे बदल गया गैस में। इस प्रोसेस को ही कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण। जैसे देखते हैं आप जाड़े के दिनों में आप कपड़ा पसारते हैं, कपड़ा ऊपर छत पे देते हैं, तो बरसात के दिनों में क्या होता है कि पानी बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी धूप नहीं निकलता है, तो जिस कारण से आप ऊपर अपने कपड़ा को, गीले कपड़ा को ऊपर दे दिए, वो बहुत जल्द सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो जितना उसको टेम्परेचर चाहिए सूखने के लिए वो नहीं मिलता, उससे कम तापमान पे ही सूख जाता है। क्यों? क्योंकि
एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उसके थ्रू ये कपड़ा आपका सूख जाता है। तालाब में, पोखर में पानी जो है, जल का मात्रा कम हो जाता है समय के अनुसार। तो ये सब कारण क्या है? वाष्पीकरण का। तो एक चीज याद रखिएगा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक आपको एग्जाम में पूछता है, इनमें से कौन सा कारक वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक लाइन लिखा है एटमॉस्फेयर के बारे में। एक एटमॉस्फेयर मतलब एक एटमॉस्फेयर जो है गैसीय दाब का मापन का मात्रक है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, सब जानते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है। जो समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब होता है वो एक एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब भी कहा जाता है। तो देखिए, इवापोरेशन वाष्पीकरण के बारे में हम बता दिए क्या होता है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना। हमने बता दिया कि जो क्वथनांक चाहिए उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बदलता है पानी वाष्प में, लेकिन उससे कम तापमान पे ही वो द्रव जो है वाष्प में बदल गया। इस प्रक्रिया को ही हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये 1.51 बहुत ही आपको एग्जाम में पूछता है। तो क्या क्या इसके कारक हैं, याद नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला कारक, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। दूसरा, टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि। तीसरा, आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी करते हैं तो। या फिर चौथा, वायु की गति में, वायु की गति में वृद्धि करते हैं। ये चार महत्वपूर्ण कारक है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले। सतह का क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि। तो एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या है ये। ठीक है, आइए देखिए, चैप्टर थोड़ा सा है बड़ा लेंदी, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, सतह का क्षेत्रफल, पहला क्या बोले, सतह के क्षेत्रफल पर इसको प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एरिया ज्यादा है, सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो वाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा। जैसे आप मान लीजिए कपड़े को आप एक रूम में सुखा रहे हैं, बरसात के दिन में क्या हो, छत पे नहीं दिए, एक रूम में दिए, तो यही कपड़ा आपका 2 दिन में सूख रहा है। लेकिन ठीक है, छत पे धूप नहीं है, लेकिन हम जाकर इसका एरिया क्या बढ़ गया, इतना से इतना बड़ा एरिया हो गया, छत हो गया, मतलब पूरा आप खुला आसमान में आप उसको कपड़े को दे दिए सूखने के लिए, तो ये जल्दी सूख जाएगा। मीन्स हो सकता है आधा आधा दिन में ही सूख जाए या एक दिन ले ले, तो इससे कम समय लिया। तो सतह का क्षेत्रफल जैसे बढ़ेगा वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा, और वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा तो वो जल्दी से आपका कपड़ा सूख जाएगा। तो यही चीज है आपका पहला, सतह का क्षेत्रफल जो बोले, इसको प्रभावित कैसे करता है देख लिया। दूसरा देखेंगे, तापमान में वृद्धि करने पर। तापमान में कैसे वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। आप खुद सोचिए, एक कंटेनर में आप पानी ले लिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए खूब, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे दिए, ताप बहुत ज्यादा दे दिए, तो बहुत जल्दी ये वाष्प करेगा, और वाष्प जल्दी से ज्यादा होगा तो क्या होगा, मतलब पानी जो है, द्रव जो है वाष्प में बदल जाएगा बहुत जल्दी से। तो यही बोल रहा है कि टेम्परेचर में वृद्धि करने से, ताप बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, और द्रव के कण का गति ऊर्जा इसमें बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसका वाष्पीकरण बहुत जल्दी हो जाएगा। तो दूसरा कारक भी आपको क्लियर हो गया होगा, सतह का क्षेत्रफल, तापमान वृद्धि। तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा हमने बताया था आपको क्या, आर्द्रता में कमी। आर्द्रता क्या होता है मालूम है? आर्द्रता में कमी। कैसे आर्द्रता में कमी करने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है? तो आपको मालूम होगा कि जो वायु है, वायु में उपस्थित जो जलवाष्प का मात्रा है उसे ही आर्द्रता कहते हैं। वायु में छोटा छोटा, या वायु में क्या बोले, नमी बोले, तो जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम रहती है तो उसे हम लोग शुष्क वायु कहते हैं। जब जलवाष्प की मात्रा कम रहेगी तो उसे शुष्क वायु, और जब जलवाष्प की मात्रा अधिक रहेगी तो उसे नम वायु या नमी वायु, क्या कहेंगे, नमी वायु। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या होता है कि शुष्क जो वायु है, शुष्क वायु में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। शुष्क वायु में याद रखिएगा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और नम वायु में वाष्पीकरण की दर घट जाती है। क्या बोले हम, शुष्क वायु में, शुष्क वायु में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और नम वायु में वाष्पीकरण की दर घट जाती है, क्योंकि किसी भी जो निश्चित तापमान पर है एयर, वहां पर एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प रहेगा। तो जैसे ही आपका नमी वाला वायु होगा तो वहां पर क्या होगा,
वायु का जो निश्चित मात्रा है वो जल वाष्प कम रहेगा। इसीलिए हमने बोला कि शुष्क वायु में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और नम वायु में वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो नम वायु मतलब आर्द्रता में अगर कमी रहेगा तो आपका वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, आर्द्रता बढ़ेगा, वाष्पीकरण घटेगा। ये एक आप लोग लाइन नोट डाउन कर लीजिएगा या एनसीईआरटी के ऊपर लिख लीजिएगा या कहीं कॉपी में भी लिख लीजिएगा, लिखवा देते हैं। क्या लिखिएगा, लिखिए, नोट डाउन कीजिए। लिखिएगा आर्द्रता, आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। ये नीचे सिंबल घटने का है, ठीक है। दूसरा, आर्द्रता घटेगा, आर्द्रता घटेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। तो ही तो बोले आर्द्रता में कमी करने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मीन्स आर्द्रता और वाष्पीकरण अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती है। वाष्पीकरण क्या है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो ये क्लियर हो गया आपको, ये फैक्ट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट, प्रभावित करने वाला वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाला कारक। एक और देख लीजिए, चौथा है आपका वायु की गति में वृद्धि। बहुत ज्यादा मोटा लिखा है। वायु की गति में जब वृद्धि होगा तो कैसे बढ़ेगा, सुन लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से हमारी बात को, कि जब वायु की गति में वृद्धि होता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? जब उसका गति तेज होगा तो जलवाष्प में जो कण वायु है उसके साथ तेजी से उड़ जाएंगे। तेजी से जब उड़ेंगे तो वहां पर जो जलवाष्प का मात्रा है वो कम जाएगा, और जलवाष्प का मात्रा जैसे ही घटने लगेगा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। यही लॉजिक है जो आपको अभी हमने सिखाया कि तेज हवा वाला में कपड़ा बहुत जल्दी सूखता है। कारण क्या है कि जो वायु है ये एयर है, तो वायु की गति में अगर हम मान लीजिए वृद्धि कर दीजिए, नहीं देखते हैं जब हवा तेज चलता है तो बहुत जल्दी कपड़ा सूखता है। बोलते ना हवा नहीं चल रहा है तो कपड़ा भी बहुत कम मतलब ज्यादा समय लेता है सूखने में। तो जब वायु का गति बढ़ जाएगा तो वहां वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वायु की गति में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, लिख लीजिए इस लाइन को। और जब वायु की गति तेज होगा तो जलवाष्प के कण जो है वायु के साथ तेजी से उड़ जाएंगे और जलवाष्प का मात्रा घटेगा, वाष्पीकरण तेजी से होगा, कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा। इसीलिए देखते हैं बहुत हम लोग रूम में ही क्या करते हैं, जब कपड़ा नहीं सूखता है तो ऊपर पंखा चला दिए और पंखा के नीचे कपड़ा डाल दिए, जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायु का गति बढ़ गया और वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण तेजी से हो गया, जिसके कारण मेरा कपड़ा, गीला कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। तो चारों फैक्ट आपको याद रखना है। चारों फैक्ट जो हमने बताया वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक, इनमें से कौन नहीं है पूछेगा तो पहला कारक आपको याद रखना है सतह क्षेत्रफल, बता दिए। दूसरा याद रखना है टेम्परेचर में वृद्धि। तीसरा हमने बता दिया आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी। और चौथा हमने बता दिया आपको वायु की गति में वृद्धि करने से कैसे होगा। तो इतना याद रहेगा। इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी का नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने आपको समझा दिया कि आर्द्रता में कमी, तापमान में वृद्धि, देखिए दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक आप पढ़िएगा, सॉरी सारा कुछ लिखा हुआ है, बस इसको समझने में किसी लोग को दिक्कत होता है। प्रभावित करने वाले देखिए कारक, पहला सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से, फैक्ट पहला पॉइंट। दूसरा आपको दिया गया है तापमान में वृद्धि करने से, तीसरा आर्द्रता में कमी करने से, और चौथा वायु की गति में वृद्धि करने से। चारों पॉइंट एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। कैसे है आपको हम समझा चुके हैं। अब आते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है। मतलब वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है। तो एक चीज याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलन हम लोगों को होता है, मतलब ठंडक महसूस होता है। वाष्पीकरण जब होता है तो इससे हम लोगों को क्या होता है, ठंडा महसूस होता है, शीतल महसूस होता है। शीतल को ही ठंडा बोलते हैं। क्यों होता है, कभी सोचे हैं क्यों होता है? तो इसका पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि वाष्पीकरण के लिए हम लोगों को हीट चाहिए, उष्मा चाहिए। वाष्पीकरण के लिए हम लोगों को उष्मा चाहिए। तो जो वस्तु उष्मा देगा, जो वस्तु उष्मा देता है वो ठंडा होता है। मतलब जो वस्तु उष्मा दिया वो वस्तु ठंडा होता है। ये लॉजिक एकदम याद रखिएगा। मतलब जो उष्मा खोएगा उसको ठंडक महसूस होगा, जो उष्मा खोएगा उसको ठंडक महसूस होगा। ये मेरा लॉजिक है, उसको ठंडक महसूस होगा जो उष्मा खोता है। तो उष्मा
चाहिए, उष्मा देंगे तो वो वस्तु ठंडा हो जाएगी। कैसे होगा इस चीज को आगे हम लोग देखेंगे। दिया गया है क्या इसमें एग्जाम्पल? हाँ, देखिए गर्मियों में दिया गया आपको, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, बोल रहा ना, गर्मी के दिनों में हम लोगों को सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। तो आप लोग को मालूम होगा कि जो गर्मी के दिन में हम लोग जब कोई काम करते हैं, शारीरिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उसके कारण बहुत ज्यादा पसीना निकलता है हम लोगों के बॉडी से। तो वो क्या करता है, जो सूती कपड़ा है वो उस पसीना को अवशोषित कर लेता है। पसीना वो क्या करता है, वो अवशोषित कर लेता है। और सूती कपड़ा के द्वारा जो अवशोषित किया गया पसीना है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो गुप्त ऊष्मा है हमारे शरीर के आसपास के वातावरण से ले लेता है। जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या करता है, हमारे शरीर से या आसपास का जो वातावरण एटमॉस्फेयर है उससे वो ऊष्मा ले लेता है। और पसीना जो वाष्पीकरण है, जो पसीने सॉरी पसीना का जो वाष्पीकरण वो हमारे शरीर को शीतलता देता है, मतलब ठंडापन देता है। तो यहाँ पे क्या किया, हमारा शरीर ऊष्मा को खोया। हमने अभी आपको बताया जो ऊष्मा खोएगा उसको ठंडक महसूस होगा। तो शरीर पसीना से निकाला, पसीना निकला तो वो क्या किया, एक तरह से ऊष्मा खोया, ऊष्मा खोया तो वो ठंडक महसूस हुआ। इसमें आप एक और लॉजिक ले सकते हैं, दिया है या नहीं दिया देख लेते हैं। नहीं दिया है, रुकिए हम एक लॉजिक, एक कंसेप्ट आपको और देते हैं। आप देखे होंगे कि जब हाथ पे आप पेट्रोल ले लीजिए, एक हथेली पर अपना पेट्रोल ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, ठंडा ईथर ले लीजिए, तो क्या होता है जब हाथ पे ले लिए आप, यहाँ पे मान लीजिए इस हाथ पे आप ले लिए एसीटोन या पेट्रोल या ईथर, तो वो क्या होता है, तेजी से वाष्पित होता है। ये जो तेजी से वाष्पित होने लगता है। तो अब ये वाष्पित हो रहा है तो इसको गुप्त उष्मा चाहिए कहीं ना कहीं से वाष्पन के लिए। तो ये कहाँ से लेता है, ये जो हमारा हाथ है ना, इससे ये गुप्त उष्मा ले लेता है। तो हाथ क्या दिया इसको, हाथ उष्मा यहाँ पर खोया, इसीलिए हमारा हथेली ठंडक महसूस होता है। तो वाष्पीकरण के कारण ही शीतलता प्रदान होती है। एग्जाम में पूछेगा कि जब हम अपने हथेली पर पेट्रोल या ईथर लेते हैं तो किस कारण से ठंडक महसूस होती है, तो वाष्पीकरण के कारण, क्योंकि हाथ जो है हमारा उष्मा को खोता है। ठीक है, आई बात समझ में। या फिर आपसे एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है कि जो मिट्टी का घड़ा होता है, सुराही जिसको हम लोग बोलते हैं, या मटका, वो गर्मी के दिनों में उसमें पानी रख दिया, मान लीजिए ये, सॉरी सॉरी नहीं बना सही से, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये मटका, ठीक है। तो क्या होता है कि गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं मटका खरीद के लाते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो पानी है वो पीने से हम लोगों को ठंडा महसूस होता है, पानी ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि जो मटका होता है उसमें छोटे छोटे चारों तरफ छिद्र होते हैं। मटका में चारों तरफ क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। तो पानी जो है ना, इस छोटे छोटे छिद्र से क्या करता है, रिसाव करते रहता है। नीचे हम लोग बालू लगा देते हैं, देखते हैं बालू भीग जाता है, इस छोटे छोटे छिद्र से अंदर जो पानी है उसका रिसाव होता है, बाहर वो पानी धीरे धीरे निकलता है। तो बर्तन की सतह से इसका वाष्पीकरण होने लगता है। जो मिट्टी का बर्तन है इसके सतह, जो ये सतह है, ये सतह जो है इससे इसका क्या होता है, वाष्पीकरण होने लगता है। क्या होता है, वाष्पीकरण होने लगता है। और वाष्पीकरण के लिए इसको गुप्त उष्मा चाहिए। तो गुप्त उष्मा ये कहाँ से लेता है, मिट्टी का बर्तन, यही मिट्टी का बर्तन जिसमें हम द्रव को रखें उसी से ये गुप्त उष्मा ले लेता है। और गुप्त उष्मा जब लेता है तो ये बर्तन अपना उष्मा जो है खोता है, पानी जो है अपना उष्मा खोता है, जिस कारण से पानी यहाँ पर आपको रखा हुआ ठंडा रहता है पीने के कारण। तो सीधा आपसे एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि मिट्टी के बर्तन या सुराही के मटके में गर्मी के दिनों में ठंडा क्यों पानी रहता है, तो वाष्पीकरण के कारण। सीधा आंसर ये आएगा, वाष्पीकरण के कारण। गर्मी के मौसम में पसीने आने से शरीर को ठंडक क्यों मिलती है, क्योंकि बॉडी क्या करता है, उष्मा को खोता है, जिस कारण से हमारे बॉडी को ठंडक महसूस होता है। ये भी वाष्पीकरण के कारण होता है। कप की अपेक्षा हम लोग प्लेट में जब हम लोग गर्म दूध या चाय पीते हैं तो जल्दी पी पाते हैं, क्योंकि उसके सतह का एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया मतलब वाष्पीकरण की दर बढ़ गई और जल्दी वो ठंडा हो जाता है और हम लोग आसानी से पी लेते हैं। तो ये सारा लॉजिक आपका वाष्पीकरण से रिलेटेड था। आई बात समझ में। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह जल की बूंद क्यों नजर आती है। तो आप लोग को मालूम होगा कि जब जो हवा है, एयर जो है, ये जलवाष्प तालाब, झील, नदी, समुद्र आदि से जल का वाष्पन ले लेता है, जल का वाष्पन करता है। और जो हमारा एयर है उसमें जलवाष्प का मात्रा
उपस्थित रहता है। तो इस कारण से क्या होता है, मान लीजिए कि एक गिलास दिया है, एग्जाम दिया है, नहीं दिया है, मान लीजिए कि आपको हम एक ले लिए स्टील का गिलास, ठीक है, एक ले लिए स्टील का गिलास, और स्टील का गिलास में आपको पानी का और इसके चारों तरफ बर्फ का टुकड़ा ले लिए, चारों तरफ बर्फ का टुकड़ा ले लिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, बर्फ का एक टुकड़े को भरे गिलास का जो बीकर है उसमें ले लिए और इसको कुछ देर हिलाए डुलाएं, इस तरह से चारों तरफ इस गिलास को क्या किए, हिलाएं डुलाएं, एक मतलब आगे पीछे करके इसको हिलाएं कुछ देर तक। तो जल्द ही क्या होगा देखिएगा कि गिलास जो है या जो बीकर जो भी आप लिए हैं, इसका बाहरी सतह पे जल का बूंद दिखाई देने लगेगा, बाहरी सतह पे जल का बूंद दिखाई देने लगेगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है आपका कि वायु में जो भी उपस्थित है, मान लीजिए वायु है, इस वायु में जो भी उपस्थित जल वाष्प है वो ग्लास के बाहरी सतह से के संपर्क में आकर द्रव अवस्था में बदल गया, और वायु में जल वाष्प तो मालूम है उपस्थित है। इस कारण से ही आपका बर्फीले जल से भरे गिलास बाहरी सतह पर जल की बूंद नजर आती है। तो इसका कारण भी आपका क्या है, वाष्पीकरण या जल वाष्प के कारण ही होता है। ठीक है, अब इस देखिए इस एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट मिसिंग है, हम आपको क्लियर करवा दे रहे हैं, कल इससे क्वेश्चन आपका रहेगा। क्या है, आप लोग पढ़े हैं पदार्थ की तीन अवस्था है, कौन कौन सा, ठोस, द्रव और गैस, बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा है। लेकिन चौथा और पांचवा अवस्था भी हम लोग सुने हैं। चौथा अवस्था आपका होता है प्लाज्मा, पांचवा अवस्था होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट। तो प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बीईसी लिखेंगे आगे, तो इसको समझिएगा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ही है। तो ये प्लाज्मा के बारे में आपका क्वेश्चन शायद पूछा था एग्जाम में, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के बारे में आप जान जाइएगा। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पांचवा अवस्था हो गया। तो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा जो है द्रव की चौथी अवस्था है, या पदार्थ की ये चौथी अवस्था, द्रव बोले सॉरी, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें क्या होता है ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्लाज्मा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन का मिश्रण है। प्लाज्मा पूछा क्या है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन का ये क्या है, मिश्रण है। तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक रूप से ये प्लाज्मा जो है ये सूर्य और तारों में पाया जाता है, पूछेगा सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत यही प्लाज्मा के कारण ही होता है, क्योंकि सूर्य या तारे के अंदर इतना तापमान होता है कि उसके अंदर ये जो सन है इसके अंदर इतना तापमान होता है कि इसके अंदर जो परमाणु है वो विखंडित हो जाते हैं, और परमाणु विखंडित होते हैं जिसके कारण इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट टूट कर क्या होता है, अलग अलग बढ़ जाता है। और जो टूट टूट कर इलेक्ट्रॉन बटा, उसके बाद वो परमाणु का जो भाग है उसको में वो अवशोषित होकर आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन का मिश्रण ही हमारा ये प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा का निर्माण पूछता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये है नहीं एनसीईआरटी में, हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं इसमें, क्योंकि बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा गया प्लाज्मा के बारे में। तो इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण याद रखिएगा उच्च ताप और साथ में आपका निम्न दाब, अति निम्न दाब, जैसे बोलिए अति निम्न दाब, दाब अति निम्न दाब लिख लीजिए, उच्च ताप और अति निम्न दाब पर। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, उच्च ताप और अत्यंत निम्न दाब पर हुआ। आई बात समझ में, इस लाइन को आपको याद रख लेना है, उच्च ताप और अति निम्न दाब पर इसका निर्माण हुआ। क्या हुआ है कि जब इसको अगर हम लोग कृत्रिम रूप से प्लाज्मा का निर्माण करते हैं तो बहुत कम प्रेशर पे अति निम्न दाब पर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो उसमें जो गैस उत्पन्न होती है वही उसको प्लाज्मा बनाता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, उच्च ताप और निम्न अति निम्न दाब पर। यही लाइन आपको सिर्फ याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लाज्मा का निर्माण होता है निम्न दाब, अति निम्न दाब, उच्च दाब, इस तरह से क्वेश्चन देगा। तो उच्च ताप और अति निम्न दाब याद रखिएगा, बस प्लाज्मा से इतना ही क्वेश्चन बनेगा। कुछ वन लाइनर हम बता दे रहे हैं आपको, इससे सुन लीजिए। सितारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण पूछता है, तो उच्च तापमान याद रखिएगा, पहला पॉइंट। तारों में ईंधन
प्लाज्मा अवस्था में रहता है। पूछेगा तारों में ईंधन किस अवस्था में रहता है, तो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तो प्लाज्मा से क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, शायद ये 1275 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से कि इसका निर्माण कैसे हुआ, अति निम्न तापमान पे। तो जो सत्येंद्रनाथ बोस थे, उन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था, सत्येंद्रनाथ बोस, एसबी बोस याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ बोस जो है ये पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ क्या किए, कलेक्शन किए, कुछ गणना करके आधार निकाले, और इसी के आधार पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था का भविष्यवाणी किया और नाम दिया इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, कौन दिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये क्या है कि जो नॉर्मल एयर है, सामान्य जो वायु है, सामान्य जो वायु है उसके घनत्व के, उसके घनत्व के, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, 1,00,000वें भाग के बराबर जो घनत्व है उस गैस के अति निम्न, अति निम्न तापमान पर, अति निम्न तापमान पर ठंडा करके, अति निम्न तापमान पर ठंडा करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को निर्माण किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण अति निम्न तापमान, लेकिन प्लाज्मा का उच्च तापमान, प्लाज्मा का उच्च तापमान और अति निम्न दाब था, दोनों अच्छे से याद रखिएगा, अति निम्न दाब और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अति निम्न तापमान। तो अब एक बात याद रखिए, जब टेम्परेचर, हम लोग पढ़े हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। पिछले ही वीडियो में देखें टेम्परेचर बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ये टेम्परेचर क्या, अति निम्न ताप, मतलब टेम्परेचर बहुत कम, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, बहुत कम। तो यही क्वेश्चन पूछा था बिहार एसआई में कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होता है कम ऊर्जा, बहुत कम ऊर्जा, इस तरह से ऑप्शन था। तो जब इसका निर्माण ही हुआ है अति निम्न तापमान पर, तो टेम्परेचर कम होने से गतिज ऊर्जा क्या होगा, ऑब्वियसली है कि वो कम होगा। यही क्वेश्चन आपका बिहार एसआई में पूछा गया था। तो इसीलिए ये छोटा सा टॉपिक को हम समय ले लिए, आपको क्लियर करवा दिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलत ना हो और छूटे नहीं। ठीक है, प्लाज्मा वाला देखिएगा कभी भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी हो या किसी भी शिफ्ट में। तो इसका सिर्फ एक ही याद रखना है कि जो सॉलिड है, सॉलिड से हम लोग जब टेम्परेचर दिए तो किसमें बना, वो लिक्विड में, लिक्विड से जब टेम्परेचर दिए तो किसमें बना, गैस में, और गैस से जब हम लोग हीट या टेम्परेचर दिए तब वो बन गया प्लाज्मा। मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए इसको, अति उच्च तापमान पर प्लाज्मा का निर्माण हो गया। यही प्रोसेस है, सॉलिड से टेम्परेचर दिए, हीट दिए तो लिक्विड बना, लिक्विड से हीट दिए तो गैस बना, और गैस में जब हीट दिए तब प्लाज्मा का निर्माण हुआ। तो प्लाज्मा का निर्माण अति उच्च तापमान और अत्यंत निम्न दाब पर, लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण अति निम्न तापमान पे और टेम्परेचर कम, मतलब गतिज ऊर्जा भी आपका कम होगा। यही क्वेश्चन पूछा था, देखिएगा आप लोग पीवाईक्यू निकालकर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में का निर्माण बहुत कम गतिज ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि एक्सप्लेन इसमें करना हमको पड़ा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा 1.5 के स्पीड में इसको देख लेने का। वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका पार्ट जो है एक छोटा सा कन्वर्जन इसी डिस्क्रिप्शन में हम आप इसका लिंक डाल देंगे, देख लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको दोनों वीडियो एक साथ हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।